हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में अपन नीट फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें अपन क्लास 12 के सभी चैप्टर अप्रॉक्सीमेट 15 चैप्टर आते हैं, इनकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पिछले 6 सालों के अंदर नीट में कितने क्वेश्चन यहाँ से आए चैप्टर वाइज, इसके अपन है ना डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 के अंदर अपन ने क्लास 11th के सभी चैप्टर्स को कवर किए थे, जिनके इंपॉर्टेंट टॉपिक और टॉपिक वाइज कुछ डिस्कशन किए थे। कोई टॉपिक के अंदर अगर कोई सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसकी भी बात अपन ने किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्लास 12 के पहले चैप्टर को। क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर दो चैप्टर आते हैं, एक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो जो पहला टॉपिक है इसके अंदर पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसके कुछ 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक रहेगा कूलम्स लॉ। अब ये कूलम्स लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कूलम्स लॉ को आप जितना गहराई से समझेंगे उतना आगे चल के आपको मीडियम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेंगी, डिस्टेंस से फोर्स कैसे चेंज होता है, ये सब आपको पोटेंशियल के अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेशन के अंदर काम में आएगा। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो जैसे आपको कोई एक स्क्वायर दिया गया है ना, कोई ट्रायंगल दिया गया और इसके चारों कोनों पर कॉर्नर्स पर वर्टाइसेस पे कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, तो ये 3 चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पर आपको नेट फोर्स निकालना है, वेक्टर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में। ठीक है, ऐसे ही ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, ऐसे फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस आपको निकालना है और इसी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आगे कैलकुलेट करते हैं। और दो चार्जेस हमारे पास हैं और दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालना है आपको एयर मीडियम के साथ, और अगर मीडियम हम चेंज कर देते हैं तब नया फोर्स क्या होगा, डिस्टेंस चेंज कर देते तब नया फोर्स क्या होगा। दो चार्जेस को अपन एकदम क्लोज लेकर आते हैं, फिर सेपरेट कर देते हैं, है ना, फिर एक न्यू फोर्स वहां पर बन जाता। कुछ इस तरीके से हमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कूलम्स लॉ के अंदर रहेंगे। दूसरा जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है आपको और पर्टिकुलर एंगल पर, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, है ना, तो एरिया को चेंज करके, थीटा को चेंज कर कर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चेंज करके हमको फ्लक्स निकालना है। फिर गॉस लॉ भी आपको पता है, क्लोज्ड सिस्टम पर गॉस लॉ अप्लाई होता है, जिसके अंदर कुछ चार्जेस रखकर, बाहर चार्जेस रख के हमको किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स निकालना पड़ता। और इसका एक लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में अगर हम रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है ना, उसको रोटेट करते टाइम हमने कितना वर्क किए, और साथ में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करना है जो कि इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएंगे। यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते कभी कभी। क्लास 12 का ये पहला चैप्टर है और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पार्ट 2 है, एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा जो सेकंड चैप्टर है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आता है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 2 है। अब इसमें जो 2 टॉपिक है ये नहीं समझना है आपको कि भाई बहुत छोटा सा चैप्टर होगा, हालांकि एवरेज चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर जो कैपेसिटर है आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। उसके पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आता है, ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स इसमें आ जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, स्फेरिकल चार्ज, उसके आउटसाइड में, सरफेस पर, इनसाइड में शेल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसका ग्राफ, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ये सब इसके अंदर आते हैं, है ना। तो कम से कम अभी मैंने जिसके नाम लिया वो टॉपिक आपको ढूंढ ढूंढ कर उस टाइप के आपको हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है। दूसरा जो आता है अपना कैपेसिटर। कैपेसिटर तो भाई आपको छोड़ना ही नहीं है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का एक फॉर्मूला रहता है हाफ सी वी स्क्वायर, है ना। फिर उसके अपन सी का फॉर्मूला रखकर, क्यू का फॉर्मूला रखकर 2 फॉर्मूले और बनाते हैं, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बहुत सारे कैपेसिटर हमको दिए जाते हैं जो सीरीज एंड पैरेलल में होते हैं, तो हमको पूरा सर्किट को सॉल्व करके उसका इफेक्टिव एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लाना पड़ता है ना। फिर वो पूरे सर्किट के अंदर आप एनर्जी भी निकाल सकते हैं हाफ सी वी स्क्वायर से। मतलब कैपेसिटर का जो पूरा टॉपिक है आपको, है ना, शुरू से लेके आखिरी तक सब करना है, जिसके अंदर एनर्जी और इक्विवेलेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, क्लास 12 का अपना जो तीसरा चैप्टर आता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर इसके भी जो क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। इसके पहला जो चैप्टर था अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यहाँ से भी 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब पूरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, दोनों मिला के 5-5 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, है ना। मतलब पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे पार्ट 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन, और पार्ट 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से 2 या 3 क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज अगर हम निकालते हैं तो कुछ 5 क्वेश्चन बन जाते हैं इस पर। चलिए, नेक्स्ट जो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं,
है ना, 3 क्वेश्चन आप पकड़ के चलो। पिछले 6 साल का आपने डेटा देखना, आपको 3 क्वेश्चन भी यहाँ से मिलेंगे और 4 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। और वैसे भी थोड़ा सा एक लेंथी चैप्टर रहता है, वहाँ पर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप इसको पढ़ते हैं। एक एवरेज चैप्टर में भी इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक आता है करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, वो फॉर्मूला रहता है करंट डेंसिटी का, वी डी इक्वल टू आई के अपॉन में, है ना, नंबर डेंसिटी और कुछ चार्ज और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, इससे रिलेटेड आपको फिर इसमें आई अपॉन ए को अपन करंट डेंसिटी लिखते हैं। फिर करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला रहता कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, वो सारा रिलेशन आपको पढ़ना है। 3-4 फॉर्मूले इसके होते हैं करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, उससे रिलेटेड डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी आपको, है ना, ये भी करके जाना है। चलो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटेंस रहता, ऐसे ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के भी फॉर्मूले होते हैं। सीरीज एंड पैरेलल का जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है यहाँ पे उल्टे हो जाते हैं फॉर्मूले, है ना। तो बहुत सारा आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट देगा, इसका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे आप ओहम्स लॉ अप्लाई करके पूरे सर्किट का करंट, पावर, वोल्टेज वगैरह सब निकाल सकते हैं एक बार आपको रेजिस्टेंस मिल गया तो। और कुछ आपने इसके अंदर सीरीज पैरेलल बैटरी के जो कनेक्शन होते हैं उस पर भी आपको कुछ क्वेश्चन करके जाना है। चलिए, नेक्स्ट है अपना किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के अंदर केसीएल पे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, केवीएल, इसके लूप वाइज जो डिफरेंट ब्रांचेस रहती किसी भी सर्किट की, उसके अंदर के आपको करंट निकालना है ना। केसीएल की भी क्वेश्चन आपको करना है, केवीएल की भी क्वेश्चन करना है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। इसके अंदर एक टॉपिक है वेटस्टोन ब्रिज, है ना, वेटस्टोन ब्रिज एंड बैलेंसिंग कंडीशन, उसकी जो रहती जो मीटर ब्रिज में काम में आती वो भी आपने कर लेना। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एक लेंथी चैप्टर माना जाता, ठीक है, यहाँ से भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते। इसके अंदर जो पहला टॉपिक है, आपको मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। अब वो आप बायोट सेवेट लॉ के फॉर्मूले से करते हैं या फिर एम्पियर्स लॉ के फॉर्मूले से, लास्ट में दोनों से अपन एक फॉर्मूला बना सकते हैं, कॉमन मिलता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर, उसके क्लोज में, उसके एंड पर, है ना, परपेंडिकुलर बायसेक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। दूसरा, आर्क के सेंटर पर, आर्क आपको 30 डिग्री का, 40 डिग्री का, 45 डिग्री का या 180 डिग्री का हाफ लूप आपको दिया जाएगा, उसकी वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। फिर एक लूप है ना, कंप्लीट लूप है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। फिर नंबर ऑफ लूप्स अगर आपको दिया गया तो उसके अंदर कैपिटल एन यूज करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप, आर्क एंड इनफाइनाइट वायर, इसके मैग्नेटिक फील्ड के आपको कैलकुलेशन के क्वेश्चंस करना है। उसके बाद मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप, हमारे पास एक करंट लूप है तो ये भी एक मैग्नेटिक डायपोल है, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रहता है I इंटू ए, है ना। तो ये भी आपको करके जाना है, इसके क्वेश्चन यूनिट वगैरह बनाना सब देखना है। उसके बाद करंट लूप, रेक्टेंगुलर करंट लूप हमारे पास रहता है जिसके पास नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं, उसको अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है ना, फिर वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीजें। रेक्टेंगुलर कॉइल होता है ना ऐसा, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो रोटेट करता, तो टॉर्क, वर्क, पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद एमसीजी और उसका कन्वर्जन, है ना। एमसीजी के अंदर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आता है, कंट्रोलिंग टॉर्क आता है, वो बाद में फिर आप एमसीजी को एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करना है। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल एक छोटा चैप्टर है ना, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता। तो बार मैग्नेट इसमें पढ़ना है आपको। फिर बार मैग्नेट भी एक मैग्नेटिक डायपोल है, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसको उठा के आप एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं तो वो सिमिलर जो इससे पहले अपन ने रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखे थे, तो आप बार मैग्नेट को भी मैग्नेटिक फील्ड में रखकर उसके ऊपर टॉर्क, वर्क, है ना, पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता। यहाँ से एक थ्योरेटिकल टॉपिक है मैग्नेटिक टर्म्स, सॉरी नहीं, थ्योरेटिकल नहीं, थ्योरेटिकल तो ये प्रॉपर्टीज रहेगा। मैग्नेटिक टर्म्स के अंदर वो जब अपन मैग्नेटिक रॉड लेते हैं और उसको सोलेनॉइड के अंदर रखते हैं तो उसका मैग्नेटाइजेशन होता है ना, उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन रिलेटिव परमिएबिलिटी वगैरह के साथ, है ना। इस तरीके के आपको फॉर्मूले ढूंढकर टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ के उस पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर एक थ्योरेटिकल टॉपिक हमारा आता है लास्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। इनकी हर टाइप की आपको प्रॉपर्टी याद करना है कि भाई वो कौन है जो वीक मैग्नेटिक फील्ड के रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना, किसके अंदर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है आफ्टर मैग्नेटाइजेशन, किसकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, टेम्परेचर का इफेक्ट किस पर होता, ये सारी चीजें आपको इन थ्योरी के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ डाई, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर पढ़ना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो पहला टॉपिक है वो आता फैराडेज लॉ, जिसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन, है ना, डी फाई बाय
dt वाला जो फॉर्मूला रहता, और कॉइल के पास अगर एक से ज्यादा टर्न्स हो तो यहाँ पे अपन n लगा देते। लेंस ने बताया था कि भाई माइनस भी लगाना पड़ता, तो E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी के क्वेश्चन, जिसमें फाई की जगह आप b इंटू ए रख सकते हैं, b इंटू ए कॉस थीटा, जिसमें जो थीटा है वो b और a के बीच का एंगल है। थीटा को चेंज करके, एरिया ऑफ कॉइल को चेंज करके, या दोनों में से, सॉरी, दोनों में से कोई एक चेंज करके, b का मैग्नीट्यूड, a का साइज, है ना, और दूसरा थीटा वगैरह सब चेंज करके आप फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। तो आपको इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स दिया जाएगा, फिर उसको फॉर्मूले में रखकर आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। चलो नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्टेंस। तो एक रहता सेल्फ इंडक्शन और एक रहता म्यूचुअल इंडक्शन। इसके अंदर हमको दो कांस्टेंट मिलते हैं, एक सेल्फ इंडक्टेंस और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस जो रहता है एल, जिसकी यूनिट हेनरी होती है, इसके आपको हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है। और फिर लास्ट में आता है ट्रांसफॉर्मर, जो कि म्यूचुअल इंडक्शन पे डिपेंड करता, तो उसकी इफिशियंसी, है ना, उसका ट्रांसफॉर्मर रेशो वगैरह पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको करना है। चलो नेक्स्ट है हमारा ईएमआई के बाद एसी। जो ईएमआई है, इससे जो क्वेश्चन आ जाते हैं, एक या दो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो क्वेश्चन, एक भी इससे आता, क्योंकि इसके अंदर आपके जो सिलेबस के अंदर जो दिया गया कंबाइन करके दिया गया ईएमआई एंड एसी, ठीक है। तो एसी के अंदर भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आप पकड़ के चलो। तो इसका जो पहला टॉपिक आता है वो आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज एंड करंट, है ना, जो अपन आई आर एम एस इक्वल टू आई एम बाय रूट टू और वी आर एम एस इक्वल टू वी एम बाय रूट टू से जो कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, वो करंट और वोल्टेज की बात हो रही है। उसके बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइप्स ऑफ सर्किट, आर एल, आर सी, आर एल सी, सीरीज सर्किट, जिसके अंदर तीनों के अंदर इक्वेशन ऑफ वोल्टेज सेम होती है, लेकिन आपको इक्वेशन ऑफ करंट लाना है। फिर रिएक्टेंस, इंपीडेंस, फेज एंगल, है ना, और तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है, फिर पावर फैक्टर वगैरह, ये सब आपको कैलकुलेशन करना है। और फिर एसी का लास्ट टॉपिक हमारे पास बनता है इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, जिसमें आपको सीरीज रेजोनेंस पढ़ना है, कैसे आरएलसी सर्किट एक प्योर आर सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है। इस सिचुएशन को अपन आरएलसी बोलते हैं, जिसके अंदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वगैरह वगैरह हमको कैलकुलेट करना पड़ता। चलिए, उसके बाद है हमारे पास एक छोटा सा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दो क्वेश्चन कभी इससे बन जाते हैं। तो पहला आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के सारा टॉपिक अच्छे से पढ़ के, छोटा सा टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद है अपने पास इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन होती है वो E इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन होती है बी इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी, जिसके अंदर ओमेगा, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, पीरियोडिक टाइम, ठीक है, ये सारी चीजें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आप वेव में सॉल्व करते थे उस तरीके से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसमें आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड भी आपको कैलकुलेट करना। फिर एनर्जी डेंसिटी आती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ये सब आपको करना है। फिर आपके पास अगर टाइम वगैरह होता है थोड़ा बहुत, तो आपको प्रेशर या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कर लेना है, वरना इतना तो आपको कर कर जाना है। चलिए, उसके बाद वे ऑप्टिक्स है। तो ऑप्टिक्स के अपने पास क्लास 12 के अंदर दो चैप्टर है, एक वे ऑप्टिक्स है, तो वे ऑप्टिक्स के अंदर पहले टॉपिक हमारा आ जाता है वाईडीएसी। वाईडीएसी पूरा पढ़ने के बाद कुछ हमको फॉर्मूले मिलते हैं, जैसे वो एक पट्टी रहती है ना, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज, तो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ निकालना, है ना, दो फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, अपने पास रहता है वाई का फॉर्मूला एन लैम्डा कैपिटल डी के अपॉन में डी, ठीक है। फिर फ्रिंज शिफ्ट, जैसे अपन दो वेव्स जा रही हैं स्क्रीन पर, तो उनके बीच में अगर आप कोई भी एक ब्लॉक रख देते, एक डिब्बा रख देते जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया जाता है ना, तो फ्रिंज पैटर्न थोड़ा सा शिफ्ट होता। तो पहले दो पॉइंट के, दो पट्टियों के बीच में डिस्टेंस कितना था, बाद में फिर वो पट्टियां कितने एमएम से सेंटीमीटर से शिफ्ट हो गई, वो हमको निकालना है। मतलब बीच में कोई मीडियम रख के जो फ्रिंजेस के अंदर शिफ्ट आता है इतने एमएम का उतने एमएम का, वो हमको देखना है। फिर वाईडीएसी इन मीडियम, कि पूरे एपरेटस को उठा के अगर आप मीडियम में लेके जाते हैं तो फ्रिंज विड्थ पर, डिस्टेंस पर, है ना, इन पर क्या फर्क पड़ता है, वेवलेंथ वगैरह चेंज होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, वो सब देखना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता वे ऑप्टिक्स का। चलो, उसके बाद है हमारे पास एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। चलो, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, दो वेव्स के बीच में आपको फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस का कैलकुलेशन करना है। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है अपना पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइजेशन यूजिंग पोलराइड का जो आपका फॉर्मूला रहता, ठीक है, कॉस वाला, मतलब जैसे अपन एक पोलराइड से एक पर्टिकुलर एंगल पर कुछ वेव्स पास करते हैं, अनपोलराइज लाइट को अगर पास करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला आता मॉलस लॉ करके, ठीक है, वो वाला टॉपिक आपको अच्छे से करना है। चलिए, उसके बाद आता हमारा रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स तो काफी बहुत मतलब बड़ा चैप्टर माना जाता है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना है कर्व्ड मिरर की फोकल लेंथ,
है ना, उसका इमेज का फॉर्मूला रहता, इमेज डिस्टेंस आपको निकालना है, पावर निकालना है, नेचर ऑफ इमेज, वर्चुअल, रियल, इरेक्ट वगैरह की बातें, ठीक है, ये सब आपको अच्छे से देखना है। फिर लेंसेज आता, तो लेंसेज के अंदर अपने को फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, पावर, नेचर ऑफ इमेज, फिर बहुत सारे अपन लेंस को कंबाइन करते हैं 2 या 3 को, तो इफेक्टिव पावर क्या होगा, इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगी, है ना, ये सारी चीजें। इसमें साइन कन्वेंशन बहुत मैटर करती है कर्व मिरर के अंदर, लेंसेज के अंदर। उसके बाद आता है हमारे पास प्रिज्म, तो प्रिज्म के अंदर आपको एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, और मिनिमम डेविएशन के क्वेश्चन, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म वगैरह, ये सब चीजें आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। तो यहाँ से 3-3, 4-4 क्वेश्चन बन जाते हैं रे ऑप्टिक्स से। एक काफी बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, ये सब आपसे हो जाता है। तो उसके अंदर एक टॉपिक और है अपेरेंट डेप्थ वगैरह का, है ना, वाटर के अंदर, कांच के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी डेप्थ हमको थोड़ी सी कम नजर आती, तो अपेरेंट डेप्थ वगैरह की कैलकुलेशन, वरना ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप करके जा सकते हैं। चलिए, उसके बाद आता हमारा मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर, ड्वेल नेचर। तो ड्वेल नेचर के अंदर आपको आइंस्टाइन की जो इक्वेशन होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है, वो इक्वेशन जो होती है वो E इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर ये E इक्वल टू एच न्यू होता, फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट, के ई की जगह हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, है ना, फिर उसके जो छोटे छोटे फॉर्मूले बनते हैं, ये आपको अच्छे से करके जाना है। इसके अंदर 2 ही टॉपिक है, लेकिन और फॉर्मूले भी बहुत कम है। तो पहला ही जो टॉपिक हमारा आता है वो आइंस्टाइन्स की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और दूसरा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है लैम्डा इक्वल टू 1/h/p, और इसके डिफरेंट फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तो अपन वेवलेंथ जो निकाल रहे हैं अभी लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में निकाल रहे हैं, है ना। फिर यहाँ पर हमको पॉजिटिव पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लाना है, काइनेटिक एनर्जी लाना है अल्फा पार्टिकल के लिए, उसके बाद प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, वो सारे जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, उस पर क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। तो ये टाइप के आपको क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन यहाँ से आप पकड़ के चल सकते हो। चलो, उसके बाद एटम्स। तो एटम्स के अंदर ये टॉपिक है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इन nth ऑर्बिट। तो एटम के अंदर से भी एक क्वेश्चन कभी कभी बनता, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें पढ़ना है आपको इन nth ऑर्बिट। तो E इक्वल टू होता ना वो माइनस का 13.6, उसके बाद था अपना Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है पर्टिकुलर ऑर्बिट में। फिर इसके अंदर एक्साइटेशन एनर्जी भी आ जाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी आ जाती है, ठीक है, वो सब आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जब भी इलेक्ट्रॉन, बोहर का जो थर्ड पोस्टुलेट था उसने हमको बताया था कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जब लोअर ऑर्बिट में वापस जंप करता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है जिसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती, तो वो वेवलेंथ अपन निकालते हैं रिडबर्ग्स इक्वेशन से 1/लैम्डा इक्वल टू, है ना, 13.6 नहीं, यहाँ पे R होता है 1/n1² माइनस 1/n2², कुछ इस तरीके से फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। तो इसके आपको अलग अलग एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को वापस जंप करवाना है, तो अलग अलग मैग्नीट्यूड की वेवलेंथ निकलती है, तो हमको ये रिडबर्ग्स इक्वेशन से मिल जाती है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक यहाँ से बनता है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट एंड फुंड सीरीज जो होती है उसके जो वेवलेंथ हम निकालते हैं, है ना, वेवलेंथ जो निकल रही है शॉर्टेस्ट लाइन से, है ना, और लॉन्गेस्ट लाइन से, ये सारी चीजें हमको निकालना है, अच्छे से पढ़ना है आपको ये सारी चीजें, इसमें वेवलेंथ का कैलकुलेशन। चलो, उसके बाद आता हमारा न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियस से भी एक क्वेश्चन, एटम से एक क्वेश्चन आप पकड़ के चलते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है अपना मास डिफेक्ट है ना, कैसे एक हमको मास हमको दिया जाता और एक एक्सपेक्टेड मास हमको निकालना पड़ता, दोनों का माइनस करके अपन मास डिफेक्ट निकालते हैं। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना, कोई हमको न्यूक्लियस दिया जाता, उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस रहते हैं, हमको मास डिफेक्ट पता करके बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन के अंदर एक हमको रिएक्शन दी जाती, फिर हमको इक्वेशन के अंदर कुछ प्रोडक्ट मिलता है, तो हमको इक्वेशन को बैलेंस करके वो प्रोडक्ट ढूंढना पड़ता है ना। इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है रेडियो एक्टिविटी, तो रिमूव्ड है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी के अंदर आपको अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, बीटा पार्टिकल, बीटा माइनस, बीटा प्लस और गामा पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन होना। कोई हमको एक न्यूक्लियस दिया जाता, उसके अंदर से बीटा पार्टिकल निकला, तो डॉटर न्यूक्लियस, रिमेनिंग न्यूक्लियस क्या है ना, वो पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको अल्फा, बीटा प्लस, बीटा माइनस और गामा पार्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। चलिए, उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है लास्ट चैप्टर, जिससे 3-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, वो है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के अंदर सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन एंड होल का कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला पढ़ना है। जैसे एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड होल
का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसका फॉर्मूला रहता NH इंटू NE बराबर NI का स्क्वायर, ठीक है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन एंड होल का जो कॉन्सेंट्रेशन रहता वो इक्वल रहता, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल बनता और ज़्यादा वैरायटी नहीं है इसकी। फिर पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका ग्राफ और उसका कौन से बाइसिंग में जैसे फॉरवर्ड में काम करता रिवर्स में काम नहीं करता, तो हमको एक सर्किट दिया जाता जिसमें हमको पहचानना पड़ता कि गिवन सर्किट में जो पीएन जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड है या रिवर्स है। तो जहाँ पोटेंशियल हाई होता है वो फॉरवर्ड रहता, ठीक है। बैटरी वगैरह को देखकर अपन पता करते हैं। चलिए उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आ रही है पिछले 5-6 साल के अंदर, वो है लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स के अंदर बेटा आपको एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड एंड नॉर गेट, ये 5 गेट पढ़ना है। इसके सिंबल, इसका बुलियन इक्वेशन, इसका ट्रुथ टेबल, ठीक है, और ये कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता, ये सब। और बाद में फिर बहुत सारे लॉजिक गेट्स को कंबाइन करके हमको कुछ इनपुट दिया जाता, हमको उसका आउटपुट निकालना पड़ता। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से इसको पढ़िए। क्लास 12 के जो चैप्टर है इनका वेटेज क्लास 11 के चैप्टर में ज़्यादा होता। क्लास 11 के अंदर जो मैक्सिमम चैप्टर है उनसे एक एक क्वेश्चन आता, कुछ चैप्टर है जिससे 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, है ना, 1 या 2 चैप्टर। बाकी क्लास 12 के जितने भी चैप्टर है वहाँ से 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत वेटेज वाले चैप्टर रहते हैं। कुछ चैप्टर तो बहुत छोटे हैं, है ना, और एक एक दो क्वेश्चन भी वहां से बन जाते हैं। और कुछ चैप्टर तो लेंथी है लेकिन भाई उनका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो हर एतबार से क्लास 12 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से पढ़िए। चलिए, थैंक यू।